दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंक चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो आज है 19 फरवरी। तो चलिए 19 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, वीडियो बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। साथ ही डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ने की आदत डालिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिले वह अलग से नोट कर लिया करिए। तो आप देखेंगे जब आपकी कोई परीक्षा नजदीक आ जाएगी तो आपके ऊपर करंट अफेयर्स का प्रेशर उतना अधिक नहीं रहेगा जितना आप अंतिम दिनों में 15 से 20 दिनों तक लगातार घटनासार घटना चक्र पे डिपेंड होके और 15 से 20 दिन लगातार दिन भर सुबह शाम आप करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं। तो आप इसको एक आदत बनाइए, रोज 15 से 20 मिनट की करंट अफेयर्स जरूर देखा करिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न मिले उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब देखिए, पहला प्रश्न है वर्ष 2025 में 17वें, याद रखिएगा कौन सा, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब देखिए डेट, वर्ष और ये कौन सा शिखर सम्मेलन है, ये चौथा नंबर का है सम्मेलन, वो जरूर याद रखिएगा क्योंकि आयोग इस समय बदमाशी पे उतर आया है और वह किसी भी समय किसी भी सम्मेलन की डेट भी पूछ सकता है, दिन भी पूछ सकता है, वर्ष भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है? क्योंकि जब प्रश्नों को कठिन करना रहता है तब आयोग ऐसी चालाकी करता है। ठीक है? तो इसलिए पूरी चीजें याद रखिए। तो वर्ष 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा ब्राजील। ठीक है ना? ब्राजील 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और यह कब से होने वाला है? तो 7 जुलाई 2025 को यह सम्मेलन होगा। ठीक है ना? 7 जुलाई 2025 को यह सम्मेलन होगा और कहाँ होगा? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है? रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन होगा, जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ठीक है ना? तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। ठीक है? अब आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स बनने से पहले यह जो शब्द था यह था ब्रिक। ठीक है ना? कौन सा शब्द था? यह ब्रिक शब्द था और इस ब्रिक शब्द को एक जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। जिम ओ नील, इन्होंने यह शब्द दिया था और इन्होंने शब्द कब दिया था? वर्ष 2001 में। कब? वर्ष 2001 में इन्होंने ब्रिक नामक एक शब्द दिया था और ये जो ब्रिक शब्द इन्होंने दिया था ना, ये ब्रिक ऐसे ही नहीं बना है, यह 4 प्रमुख देशों के नामों का जो पहला शब्द है वह है ब्रिक। अब आइए बताते हैं वो कौन कौन से नाम है। बी, आर, आई और सी। ठीक है ना? तो बी से क्या है? ब्राजील। ठीक है? ब्री से क्या है? ब्राजील है। आर से क्या है? रसिया है। ठीक है? यानी रूस। ठीक है? आर से रसिया है। आई से क्या है? आई से है इंडिया। ठीक है? और सी से क्या है? चाइना। ठीक है ना? तो इस प्रकार जिम ओनील ने ये 4 देशों के जो पहले लेटर थे उनको लिया और उनसे एक शब्द का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रिक। और इस शब्द का निर्माण उन्होंने कब किया? तो वर्ष 2001 में उन्होंने इस शब्द का निर्माण किया। तो ये जो ब्रिक देश हैं उन्होंने ये शब्द का निर्माण क्यों किया? तो अब देखिए, वो एक अर्थशास्त्री थे और जो है उन्होंने बताया कि ये जो 4 देश हैं, जो ब्रिक के देश हैं, यह जो है भविष्य के लिए, ये क्या है? ब्रिक के देश भविष्य की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्या है? महत्वपूर्ण भविष्य की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना? अर्थव्यवस्थाएं भविष्य की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब देखिए, ये भविष्य की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं क्यों हैं ये 4 देश? क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट क्या है? क्योंकि जो इनकी ग्रोथ रेट है, मतलब यह तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं। क्या है? तेजी से विकसित होने वाली, क्योंकि यह तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है? होने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है? अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए। जैसे आईएएस की परीक्षा देने जाएंगे या पीसीएस की परीक्षा या आरओ की परीक्षा देने जाएंगे तो यह पूछा जा सकता है, आखिर जिम ओनील ने यह शब्द दिया था वर्ष 2001 में, तो इन्होंने किसमें दिया था? इनकी एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का क्या नाम था जिसमें इन्होंने यह शब्द गढ़ा था? तो उस रिपोर्ट का नाम था बिल्डिंग बेटर
क्या था? बिल्डिंग बेटर ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक इकोनॉमिक ब्रिक्स। ठीक है, तो ये इनकी रिपोर्ट थी और यही रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जिम ओनील ने वर्ष 2001 में ब्रिक्स शब्द गढ़ा था और ब्रिक के 4 देश उस समय शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है ना। अब देखिए ब्रिक्स कब बनता है, तो सबसे पहले ये ब्रिक था, 4 देशों ने मिल करके ब्रिक की स्थापना की। तो अब बताइए कि ब्रिक की स्थापना इन्होंने तो जिम ओनील ने इन्होंने 2001 में इन्होंने यह शब्द गढ़ दिया था, लेकिन ये जो 4 देश थे इन्होंने एक ब्रिक समूह का गठन किया। तो ब्रिक समूह के गठन, ब्रिक समूह, देखिए ऐसे लिख देते हैं, ब्रिक ब्रिक समूह का गठन कब किया गया, तो वर्ष 2006 में। ठीक है, तो इन 4 देशों ने मिलकर के वर्ष 2006 में ब्रिक समूह का गठन किया। ठीक है ना। अब इसमें वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया, मतलब दक्षिण अफ्रीका, या वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो यह अब ब्रिक क्या हो गया बनके, यह हो गया ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक क्या हो गया, यह हो गया ब्रिक्स हो गया, क्योंकि वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। अब देखिए आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, ब्रिक देशों में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, तो वर्ष 2010 में ब्रिक देशों में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था और तब ब्रिक जो है बदल करके क्या हो गया था, ब्रिक्स हो गया था। अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने से पहले यही आपको बता देता हूं कि वर्तमान में ब्रिक में 5 और देशों को शामिल करने का प्रयास किया गया। ठीक है ना, तो कौन कौन से देश थे, वर्तमान में 6 देशों को ब्रिक में शामिल करने का सबसे पहले न्योता दिया गया था। ठीक है, तो 6 देशों को, वर्तमान में 6 देशों को शामिल करने का, 6 देशों को शामिल करने का न्योता दिया गया था, शामिल करने का न्योता दिया गया था। तो ये 6 देश कौन कौन से थे, पहले उनको जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो 6 नए देश थे, इसमें पहला देश है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना को शामिल करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो प्रमुख देश है वह है मिस्र। तीसरा जो देश है इथियोपिया है, इथियोपिया। ठीक है, चौथा जो देश है वह है ईरान। ठीक है, पांचवा जो देश है वह है सऊदी अरब, पांचवा है सऊदी अरब। ठीक है, और छठा देश इसमें है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इन 6 देशों को शामिल करके ब्रिक्स का विस्तार करने का प्रयास किया गया। लेकिन अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने, जेवियर माइली। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने कौन, जेवियर माइली। जेवियर माइली। ठीक है ना, तो जेवियर माइली ने अर्जेंटीना को ब्रिक्स की सदस्यता का प्रस्ताव जो अर्जेंटीना को मिला था शामिल होने का, उसको वापस ले लिया। ठीक है ना, तो अर्जेंटीना ने इसमें से अपना नाम वापस ले लिया, तो अर्जेंटीना इसमें से बाहर हो गया। और ये सारी घटनाएं कभी हुई थी, ये वर्ष 2024 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हुई थी। कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था वर्ष 2024 में, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ठीक है ना, वर्ष 2024 नहीं बल्कि आप इसे कह सकते हैं वर्ष 2023 में। ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था, वर्ष 2023 में हुआ था। और इसी में यह निर्णय किया गया था कि इन 6 देशों को शामिल किया जाएगा ब्रिक्स देशों में। ठीक है ना, अब देखिए इन 6 देशों में एक देश अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया, तो कितने देश बचे, 5 देश बचे। लेकिन जनवरी 2025 में एक देश और इसमें शामिल हो गया, उसका नाम क्या है, जनवरी 2025 में एक देश और शामिल हुआ, उसका नाम क्या था, इंडोनेशिया। ठीक है, 2025 में एक देश और इसमें शामिल होता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो वर्तमान में जो ब्रिक्स देशों का समूह है वह 11 देशों का एक समूह हो गया है, जो पहले सिर्फ 5 देशों का समूह था। ठीक है ना, अब 11 देशों में कौन कौन से हो गए, तो शुरू के 5 आप जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कौन सा है, एक है मिस्र है,
मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई है, और जनवरी 2025 में शामिल हुआ एक नया देश है वह है इंडोनेशिया। इस प्रकार जो ब्रिक्स देशों की सदस्य संख्या है वो कितनी हो गई है? तो ब्रिक्स देशों की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में, अब देखिए वर्तमान में ब्रिक्स देशों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है? तो 11 देश वर्तमान में ब्रिक्स देशों में शामिल है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जो ब्रिक्स देशों की कुल संख्या है वो कितनी है? 11 है। अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस लिया था, सदस्यता बनने से इनकार कर दिया था, सदस्यता लेने से, तो अर्जेंटीना का नाम आप काट दीजिएगा, लेकिन जानते रहिएगा कि किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना कर दिया अस्थायी सदस्यता से, तो वह है अर्जेंटीना, और वहां के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपना नाम वापस लिया था, अपने देश का नाम वापस लिया था। ठीक है ना? अब देखिए एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में शामिल नए देशों में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो उसमें शामिल देशों के 3 नाम दे देंगे, एक दे देगा जो शामिल नहीं हुआ। तो इन 6 देशों के नाम याद रखिएगा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया, ये 6 नए देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें और शेष रह गई हैं। एक तो ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है इसको जान लेते हैं। तो देखिए इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है शंघाई चीन में है। ठीक है ना? अब एक चीज और है, इन्होंने वर्ष 2014 में अपना एक बैंक भी स्थापित किया था जिसे कहते हैं एनडीबी, या इसे क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह जो है ब्रिक्स देशों का एक अपना बैंक भी है, तो इसे भी याद रखिएगा। विकास के लिए इसमें सहयोग राज्य के द्वारा इस बैंक को चलाया जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की है? तो यह ब्रिक्स देशों ने की है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना? ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की है, और यह स्थापना इन्होंने कब की है? तो वर्ष 2014 में ब्रिक्स देशों ने एनडीबी की स्थापना या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैंक का जो उद्देश्य है यह सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या करना है? सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है ना? वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है ना? वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इस बात को याद रखिएगा। एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट का बैंक का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है? स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2014 में किसकी? एनडीबी की स्थापना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ब्रिक्स से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उतने सब हमने आपको बता दिए हैं, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कई फैक्ट ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में यह पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है? तो वर्तमान में ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई? 11 नए सदस्य देशों का नाम है, आप याद रखिएगा। साथ ही एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये किसका है? ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों तथा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और यह बैंक वर्ष 2014 में स्थापित हुआ था। तो ये थी सारी बातें ब्रिक्स से संबंधित, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना? अब देखिए जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 6 सदस्य देशों को शामिल करने की बात कहां की गई? तो वह जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2023 में, और यह चौथा सम्मेलन था, यह 15वां सम्मेलन था ब्रिक्स का। ठीक है ना? यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, किसने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? आपको बताना है कि बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए
ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और यह कौथा सम्मेलन था? यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन था। एक चीज इसको देखिए, इसको दूसरे दृष्टिकोण से पढ़िए। देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, तो यह आयोजित हुआ बेंगलुरु में। ठीक है ना, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो यह आयोजित हुआ बेंगलुरु में। ठीक है ना, या कभी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन किस नंबर का था? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां नंबर कौथा सम्मेलन था? तो वह 10वां सम्मेलन था। या यही प्रश्न आपको कथन कारण में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ और यह 10वां सम्मेलन था। ठीक है, तो इतने तरीकों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 2 प्रश्न समाहित है, खाली पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, देखिए, हाल ही में कहां पर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है? आपको यह बताना है कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया। तो ऑप्शन ए है ओमान, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ओमान में। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान में किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें किसने भागीदारी की थी? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से इसमें सम्मेलन में भागीदारी की और सम्मेलन को संबोधित किया। ये जयशंकर ने हिंद महासागर सम्मेलन, जयशंकर ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है ना, को संबोधित किया, यह बात याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से कौन इसमें हिस्सेदारी किया है। तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान में किया गया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है, यह भी बात याद रखिएगा। और यह सम्मेलन हुआ कब? तो यह हुआ 16-17 फरवरी 2025। 16-17 फरवरी 2025 को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ। ठीक है ना, ओमान, चूंकि इसमें राजधानी का नाम नहीं दिया है, केवल देश का नाम दिया है, तो ओमान की राजधानी मस्कट में संपन्न हुआ है। ठीक है ना, मस्कट में संपन्न हुआ। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया और यह सम्मेलन कहाँ हुआ? 16-17 फरवरी 2025 को ओमान की राजधानी मस्कट में यह सम्मेलन संपन्न हुआ था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है ओमान न दे के मस्कट पूछ ले और कभी मस्कट न दे करके ओमान पूछ ले, तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? इस सम्मेलन की शुरुआत, देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, यह भी आपको बताना है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए कि वर्ष 2016 में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी शुरुआत? वर्ष 2016 में। और कहां से हुई थी शुरुआत? सिंगापुर से हुई थी। ठीक है ना, सिंगापुर से हुई थी। किसकी शुरुआत? हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2016 में सिंगापुर से हुई थी। ठीक है ना, अब इस वर्ष की थीम, तो वर्ष 2025 की थीम क्या है इस सम्मेलन की, यह भी जान लेते हैं। कभी कभी बहुत मतलब इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है, थीम को पूछ लिया जाता है। तो इसकी थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह थीम है वर्ष 2025 का जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, उसकी थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। और यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। आज का हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन
के 6वें संस्करण का आयोजन माउंट फूजी में किया जाएगा। तो देखिए, धर्म गार्जियन क्या है? एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। उसका जो 6वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? माउंट फूजी में किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है माउंट फूजी, या किन दो देशों के मध्य में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो ऑप्शन ए है भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है भारत म्यांमार, ऑप्शन सी है भारत दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है भारत जापान। तो बताइए किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6वें संस्करण का आयोजन माउंट फूजी में किया जाएगा? तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए, डी ऑप्शन सही है, भारत और जापान। यानी जो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वह किनके बीच में होता है? वह भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है ना। और इसके जो 6वें संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? माउंट फूजी में किया जाएगा। और माउंट फूजी कहाँ स्थित है? वह जापान में स्थित है। माउंट फूजी कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। धर्म गार्जियन किससे संबंधित है? यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किसने सॉलिड मोटर्स उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर स्वदेशी रूप से सफलतापूर्वक विकसित किया है? देखिए, फिर से पढ़िए, किसने सॉलिड मोटर्स उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल 10 टन वर्टिकल मिक्सर, ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल है। इसका नाम क्या है? 10 टन वर्टिकल मिक्सर, ठीक है। यह स्वदेशी रूप से सफलतापूर्वक विकसित किया है किसने? ऑप्शन ए है इसरो ने, ऑप्शन बी है डीआरडीओ ने, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास ने और ऑप्शन डी है जाक्सा ने। तो बताइए किसने किया है? तो यह किया है इसरो ने। इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल, जिसे 10 टन वर्टिकल मिक्सर के नाम से जानते हैं, इसे स्वदेशी रूप से सफलतापूर्वक विकसित किया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इस प्रोपेलेंट मिक्सर को क्या किया जाएगा? यह जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, किसको? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो, इसरो के द्वारा जो है इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? इसे विकसित किया गया है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। बेंगलुरु के सहयोग से क्या किया गया है? इसे विकसित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल, जिसे 10 टन वर्टिकल मिक्सर कहते हैं, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है और इसके विकास में उसने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो और सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से यह विकसित हुआ है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए आज का जो 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हमारा आज का 6वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 एवं कोमोडो नौसेना सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल व P-8I विमान भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त नौसेना सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अब देखिए, इसमें 2 सैन्य अभ्यास हैं। एक है अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 और दूसरा है कोमोडो नौसेना सैन्य अभ्यास, ठीक है ना। तो 2 सैन्य अभ्यास है इसमें और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल हिस्सा ले रहा है और P-8I विमान भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इस संयुक्त नौसेना सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह कहाँ किया जा रहा है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 और कोमोडो नौसेना सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया के बाली में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 एवं कोमोडो नौसेना सैन्य अभ्यास आईएनएस शार्दुल और P-8I विमान भारत की तरफ से इसमें भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में हार्बिन चीन में आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में हार्बिन चीन में आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में सबसे अधिक पदक
किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है जापान। तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। दोस्तों एक चीज ठीक कर लीजिएगा इस प्रश्न में, ये हार्बिन नहीं है बल्कि ये क्या है? ये है हार्पिन। क्या है? ये हार्पिन है, ठीक है ना। और ये हार्पिन कहाँ स्थित है? ये चीन का हेइलोंग चांग, चीन का क्या है? हेइलोंग, हेइलोंग चांग एक प्रांत है, हेइलोंग चांग प्रांत की राजधानी है, राजधानी है कौन है? हार्पिन, ठीक है। तो जो नवा शीतकालीन एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हुआ वह हार्पिन, हार्पिन चाइना में संपन्न हुआ। और इसमें सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता? आपको यह बताना है। तो सबसे अधिक पदक जीता है चाइना ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। हार्पिन चीन में जो खेल हुआ है, यह हार्बिन नहीं बल्कि इसको हार्पिन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो यह जीता है चाइना ने, ठीक है ना। अब देखिए चाइना ने कुल कितने पदक जीते हैं? चाइना ने कुल 85 पदक जीते हैं, ठीक है ना। चाइना ने कितने पदक जीते हैं? 85 पदक जीते हैं, ठीक है ना। अब इन 85 पदकों में 32 गोल्ड है, 85 पदकों में क्या है? 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 27 सिल्वर है, ठीक है। और इसमें जो है 26 ब्रांज है, 26 क्या है? 26 ब्रांज है, ठीक है। इस प्रकार कुल 85 पदक चाइना ने जीता। और एशियाई खेल, जो नवा एशियाई खेल 2025 में हुआ है, उसमें चाइना नंबर 1 पे रहा पदक तालिका में, ठीक है ना। यह शीतकालीन खेल है। अब देखिए, अब इसमें पहले स्थान पे चाइना था, तो दूसरे स्थान पे क्या था? तो दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया किस स्थान पे था? चाइना जो है यह प्रथम स्थान पे, प्रथम स्थान। और साउथ कोरिया का स्थान क्या था? यह दूसरा स्थान था, ठीक है। साउथ कोरिया दूसरे स्थान पे था, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 150 करोड़ लोगों का देश है और यहां से जो खिलाड़ी गए थे, तो भारत का खाता नहीं खुला, ठीक है। भारत का खाता नहीं खुला, ठीक है ना। अर्थात भारत ने इस टूर्नामेंट में एक भी पदक नहीं जीता, ठीक है। एक भी पदक नहीं जीता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, ठीक है ना। और भारत, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भारत का खाता नहीं खुला, भारत के ने इस टूर्नामेंट में एक भी पदक नहीं जीता। लेकिन अगर खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल के रूप में देखें, तो खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल किसका था? खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल किसका था? सबसे बड़ा दल था भारत का। और इसमें से कुल कितने खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लिए थे? 59 खिलाड़ी, ठीक है ना। तो 59 लोगों का एक दल गया था भारत की तरफ से नवे शीतकालीन एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए, जिसमें भारत का खाता नहीं खुला और भारत की तरफ से एक भी पदक किसी भी खिलाड़ी द्वारा नहीं जीता गया, ठीक है ना। तो यह प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने एक भी पदक एशियाई शीतकालीन खेलों में नहीं जीता। तो देखिए, इस प्रश्न को फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं कि हाल ही में हार्बिन चीन में आयोजित नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में सबसे अधिक पदक किसने जीता? तो चाइना ने जीता। चाइना ने पहला स्थान प्राप्त किया, 85 पदक जीते कुल, जिसमें 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरा स्थान किसका था? दूसरा स्थान है, यह था कोरिया का, दक्षिण कोरिया का स्थान था दूसरा, ठीक है ना। और भारत का जो है खाता ही नहीं खुला, यानी भारत ने कोई पदक नहीं जीता। जबकि खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल के रूप में भारत के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, कुल 29 खिलाड़ियों ने, ठीक है ना। तो इस पूरे तथ्य को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे 19 फरवरी के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे, वह थे। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।